वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश, खास सेगमेंट हमारा। सेकेंडरी मार्केट में कुछ हो नहीं रहा, हमने सोचा कुछ आईपीओ प्राइमरी मार्केट में ही देखा जाए, कुछ आईपीओ में ही पैसे लगा करके अगर कुछ पैसे बन जाए। हालांकि माहौल ऐसा है कि वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। और पहले बात करें किसकी, वारी की करें, दीपक की बिल्डर की करें, जहाँ पर कि ये दो आईपीओ खुले हुए हैं और रिस्पांस दोनों को ही काफ़ी शानदार मिल रहा है, या फिर आज की लिस्टिंग की करें जिसने कि लोगों को लंबे समय बाद निराश किया है। और देश का सबसे बड़ा आईपीओ एक बार फिर से, ये जो कलंक या फिर एक तरीके से कह सकते हैं एक नेगेटिव स्टैंप जो लगा हुआ है ना कि देश के सबसे बड़े आईपीओ में पैसा नहीं बनेगा, वो अभी तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इतिहास ने फिर से दोहराया और होंडई का की हुई है सुस्त लिस्टिंग। शौर्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शौर्य, हमको लगा था शायद इतिहास बदलेगा इस बार, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद से फिर से और ज़्यादा दबाव। रिटेल हिस्सेदारी जो है पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हो पाई। बहुत लोग आज हम देख रहे हैं कमेंट में खुश भी थे कि हमने तो पहले ही कहा था लिस्टिंग खराब होगी। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, बताइए जी। हुंडई की अगर बात करें तो जैसा ट्रेंड था, नेगेटिव लिस्टिंग हुई है, डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई है, लेकिन लिस्टिंग के बाद और गिरता हुआ नजर आया है। अभी प्राइस चल रहा है 1854, यानी लिस्टिंग 1% की गिरावट, उसके ऊपर 4% की गिरावट और देखने को मिल रही है। तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट ओवरऑल है, तो फिर उस सेकेंडरी मार्केट में उसका भी असर नजर आया है। लेकिन अब यहाँ पे एक नया पॉइंट निकल के आया है कि आज लिस्टिंग हुई है और कुछ ब्रोकर्स ने अपनी इनिशिएट किया है कवरेज को, जैसे मैक्वायरी है, नोमुरा है, मोतीलाल ओसवाल है, और तीनों ही ब्रोकर्स ने करंट प्राइस से अच्छी खासी अपसाइड पोटेंशियल दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आप ब्रोकर्स को देख सकते हैं तो नोमुरा, मोतीलाल ओसवाल, मैक्वायरी, तीनों ने ही बाय आउट परफॉर्म की राय दी है। और आउट परफॉर्म की राय के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब अच्छा खासा गेन का भी चांस हो। बल्कि मोतीलाल ओसवाल ने मारुति से हुंडई को कंपेयर किया है और उस पर काफ़ी पैमानों पर यह माना है कि हुंडई एक्चुअली मारुति से अच्छी है। प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आ रहा है तो वो नजर आ रहा है। तो एक तरफ देखिए खराब लिस्टिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसा माना जा रहा है तो ब्रोकर्स का वे मानना है आगे अच्छे गेन्स की 20% के आसपास की अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर नजर आ सकती है। चलिए, जब लिस्टिंग से पहले ही ये रेटिंग आ गई थी तो लगा कि शायद लिस्टिंग अच्छी हो जाएगी। मैक्वायरी का कहना है आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई, 2235 का लक्ष्य दिया गया, 14% के अपसाइड की बात की जा रही थी। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 19.6% के अपसाइड की उम्मीद की गई, 2345 का लक्ष्य। नोमुरा 2472 का लक्ष्य दे रहे हैं बाई की रेटिंग के साथ, और 26% के अपसाइड की उम्मीदें हैं उनको यहाँ पर। माफ़ कीजिएगा। आस्था जी, कैसे देख रही हैं आप आज की लिस्टिंग को, और क्या हुंडई में वो दम है कि इसे हम सेकेंडरी मार्केट में जाके परचेज़ करें मैक्वेरी, मोतीलाल और न्यूमुरा की रिपोर्ट को देख करके, या आपको लगता है कि जो पहले से लिस्टेड कंपनियां हैं उन पर भरोसा ज़्यादा बेहतर रहेगा? पहले तो आज की लिस्टिंग पर आपकी राय। जी देखिए, लिस्टिंग की बात करें तो हमने यहाँ पे उम्मीद जताई थी कि लिस्टिंग गेन नहीं होंगे और उसी तर्ज पे लिस्टिंग हुई है। और हमने साफ बोला था कि यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर्स दूर रहे हैं, या जो सिर्फ लिस्टिंग के लिए, गेन के लिए लगाना चाह रहे हैं वो इस आईपीओ में ना लगाएं। तो उसी हिसाब की लिस्टिंग हुई है। देखिए, ये लिस्टिंग के डाउन होने के पीछे एक बड़ा कारण आज का मार्केट भी है। मार्केट की स्थिति आप देखिए, जिस तरह से हम हर स्टॉक के अंदर इतने बड़े बड़े डाउनफॉल देख रहे हैं, उस हिसाब से ये अभी भी 5-6% ही नीचे लिस्ट हुआ है। तो वही कारण है कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी तरफ हमने वैल्यूएशन की भी बात की थी, जब ये आईपीओ की हम चर्चा कर रहे थे कि वैल्यूएशन इन्होंने ज्यादा ले लिए और वो हमें पसंद नहीं आ रहा था। हमने इसीलिए बोला था कि लिस्टिंग गेन नहीं होंगे क्योंकि वैल्यूएशन इन्होंने ज्यादा लिए हैं। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी थोड़ा सा और ही नीचे आएगा, तब जाके आएंगे। तो अब करना क्या है, सीधी साफ मेरे को जो यहाँ पे एक चीज लगती है कि अभी भी इसमें से थोड़ा सा रुक जाए, नई खरीदारी ना करें। लेकिन जिन्होंने अलॉट हो गए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया था, वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रख सकते हैं, वो भी पैनिक ना करें। लॉन्ग टर्म में ये मैं पहले भी बोली थी जब भी आईपीओ आया था कि लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा कैंडिडेट है। जिनको फर्क नहीं पड़ता, 10% नीचे भी अगर लिस्टिंग होती है तभी भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए ये एक आईपीओ है। मैंने साफ राय दी थी।
तो वही चीज पे मैं अभी भी कायम हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक कैंडिडेट है, आने वाले समय में ये सुधर जाएगा। अगर आपको ये अलोकेट हो गए हैं आईपीओ में, ये राय उस हिसाब से मैं दे रही हूँ। लेकिन जो नई एंट्री करना चाहते हैं वो अभी रुक जाएं, उनके लिए अभी थोड़े और निचले स्तर अगर आते हैं तो वहां पे फिर देखा जा सकता है इसको। तो नई एंट्री करनी नहीं है अभी भी इस आईपीओ में। मार्केट्स की स्थिति खराब है, बड़े साइज का आईपीओ था और मारुति भी करेक्ट हुआ है, तो डेफिनेटली ये तो करेक्ट होना ही था। लेकिन अलोकेट हो गए हैं, इश्यू की वजह से लग गया है, अलॉटमेंट आ गया है, होल्ड कर लीजिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको मेरे हिसाब से निराशा नहीं होगी और ये लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आए। ठीक मैम, बात तो आपकी अच्छी है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने पैसे लगाए थे और अब वो मजबूरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे, या क्योंकि आज बहुत लोगों ने कहा कि निकला नहीं, क्योंकि लॉस पे लोग निकलना नहीं चाहते हैं जल्दी, उनके लिए लॉन्ग टर्म के मायने क्या हैं? क्या 2-4 महीने ही उनके लिए लॉन्ग टर्म? बहुत लोग मान के चलते हैं कि भाई लिस्टिंग के लिए निकलने के लिए दिन सोचे थे, अब 2 महीने और रुक करके देख लेते हैं, या फिर साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल रुकना पड़ेगा। आप क्या सलाह दे रही हैं निवेशकों को? देखिए, इसको मैं थोड़ा फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करती हूँ। मैंने ये भी चर्चा में कहा था कि ऑटो फिगर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ऑटो सेल्स के फिगर्स अच्छे नहीं थे, वो भी एक कारण है कि पिछले कुछ टाइम से सेल्स के फिगर भी अच्छे नहीं है। तो जो एक इंडस्ट्री का सहारा होता है वो भी अभी इंडस्ट्री ऑप्टिमिज्म भी अभी इतना नहीं रहा है। तो ये सब चीजों को टाइम लगेगा वापस से अच्छे फिगर्स आने में। मुझे लगता है एटलीस्ट 3 से 6 महीने आराम से अगर रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप 3 से 6 महीने का मिनिमम समय रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे लॉन्ग टर्म की सीमा तो 1 साल मानी जाती है, लेकिन मैं मिनिमम 6 महीने का यहाँ पे नजरिया दे रही हूँ, तो उस हिसाब से रखिए। और वापस बोलती हूँ, ये राय उनके लिए है जिनको आईपीओ में अलॉट हो गए हैं। नई खरीदारी के लिए नहीं मैं बात कर रही हूँ अभी। जिनको अलॉट हुए हैं उन्हें ही बोला जा रहा है कि अभी 6 महीने की सीमा मानते हुए रख लीजिए पोर्टफोलियो में, पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे देखते हुए मिलेंगे। विजय कोहली जी का भी यही सवाल है कि इनको हुंडई का आईपीओ लगा है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, आप मुझे बताइए क्या करना है? तो होल्ड ही करना है सर। आएंगे भाव 6 महीने तक। किसी को भी हुंडई के आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है वो अभी होल्ड करें। हालांकि ज़्यादातर लोगों को रिटेल पार्टिसिपेशन वाले में लोगों को मिला है, क्योंकि हिस्सा पूरा भर नहीं पाया था, तो होल्ड करने की सलाह है। 6 महीने के लिहाज से आप लोग होल्ड करके चलें, यहाँ पर जो है आपको अच्छे रिटर्न भी आते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो बात रही हुंडई को लेकर के। अब थोड़ा जो आईपीओ खुला हुआ है उस पर भी बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं वारी की। शौर्य बताइए, पहले ही दिन काफ़ी शानदार रिस्पांस वारी के, बिल्कुल हुंडई के बिल्कुल उलट, और आज भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है वारी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, वारी सोलर एनर्जी कंपनी और ऐसा लग रहा है शायद फिर से आईपीओ मार्केट का सूर्योदय कर सकती है, क्योंकि ग्रे मार्केट में नजर डालें 100% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन पर नजर डालें तो सब्सक्रिप्शन लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 6.5 गुना के ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 30 के आसपास है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक और सोलर कंपनी लिस्ट हुई थी, प्रीमियर एनर्जीज का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 100 के भी ऊपर है। तो अगर आप उस कंपैरिजन में देखेंगे तो कंपैरेटिवली इसका पीई काफ़ी कम है। ये इंडिया की उससे ज़्यादा बड़ी कंपनी है। वारी जो है इंडिया की लीडिंग कंपनी है, ग्लोबल एक्सपोजर भी है, या काफ़ी बड़ी सब्सिडरी अमेरिका में भी है जहाँ 3 गीगावाट की इनके पास ऑर्डर बुक है। इनके सिर्फ 2 ही एक मेजर रिस्क है। पहला रिस्क है कि इनकी जो चाइना पे पूरी डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल्स की, क्योंकि बिल्कुल भी ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है। और दूसरा ये है कि आजकल सोलर एनर्जी में काफ़ी बड़े बड़े जो देश के दिग्गज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो भी घुस रहे हैं, तो वो मार्जिन पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं और थोड़ा बहुत ग्रोथ पर भी। वारी एनर्जीज, चला देखते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही है। और सभी लोग सकारात्मक व्यू के साथ आ रहे हैं। आनंद राठी कह रहा है सब्सक्राइब करें, ICICI डायरेक्ट रिसर्च कह रहा है सब्सक्राइब करें, जियोजित फाइनेंशियल कह रहा है सब्सक्राइब करें, और KR चोकसी फिनसर्व का ही मानना है कि इसको सब्सक्राइब करके ही आप लोग चलें। और ये फिलहाल जो है वारी एनर्जीज पर ब्रोकर्स की राशि निकल के आ रही है। आस्था जी, आप सहमत हैं तमाम ब्रोकर से? पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तब आप IPO खुलने वाला था शुक्रवार को, जब हमने आपसे बातचीत की थी। अब खुल चुका है, दूसरा दिन है, शानदार रिस्पांस है। पहले ही दिन जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी शानदार देखने को मिले, और अब हम देख रहे हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ये 100% प्रीमियम मिलता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या होगी वारी पे?
देखिए इसमें जो शौर्य ने दो यहाँ पे कंसर्न्स बोली है, मैं थोड़ा उनके बारे में एक बार बात करती हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कहा है कि यहाँ पे इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी बहुत है, लेकिन हमारी सरकार का पूरा पूरा फोकस है कि ये जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है इस ये कम की जाए और सरकार आने वाले समय में पीएलआई स्कीम्स लाएंगी। मुझे लगता है बहुत बड़ा फायदा होगा यहाँ पे, उससे सभी कंपनियों को जो इस क्षेत्र में है। तो एक पहला तो वो एक लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है अगर सरकार के द्वारा इस तरह की स्कीम्स लाई गई जिसका कि हमें इंतजार है। और दूसरा इन्होंने कहा था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मैं वारी के बारे में एक बात बताती हूँ। वारी का यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12 गीगावाट की है, काफी बड़ा इनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और अगर आप इस ब्रांड की बात करें, इनकी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये दिग्गज कंपनी है इस अपनी इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे कंपटीशन तो आएगा, लेकिन सरकार का जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, और अगर कंपटीशन भी आ गया तभी भी मुझे लगता है कि डिमांड तभी भी सभी कंपनियों को यहाँ पे अच्छी खासी ही रहने वाली है आने वाले कुछ सालों में। और वारी का पूरा यहाँ पे बेस पूरा एस्टेब्लिश हो चुका है, नई नई टेक्नोलॉजीज पे ये काम कर रहे हैं। एक दो फैसिलिटीज जो आने वाले सालों में कमेंस होंगी वो अच्छी टेक्नोलॉजीज पे कमेंस होंगी। तो क्योंकि सेल का हमेशा से ये एक रहा है, एक नेचर रहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो वो है। लेकिन बेस इतना बड़ा इनका बना हुआ है कि कुछ मशीनों में चेंज करते ही ये टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ कन्विंस हूँ। एक बड़ी कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज, जो कि अगर आप प्रॉफिट में या टॉप लाइन में देखेंगे तो इससे काफी कम है। ये प्रीमियर एनर्जीज के ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट पे है और डबल टॉप लाइन पे है। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी 12 गीगावाट की है, जबकि प्रीमियर एनर्जी की तो 3 से 4 गीगावाट है। तो उस केस में जब प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनी इतना बड़ा प्रीमियम कमांड करती है मार्केट में, तो डेफिनेटली इन्होंने वैल्यूएशन भी अच्छे रखे हैं, जिसमें अपसाइड स्कोप भी बढ़िया है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाएंगे, और अगर लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है तो भी लगाएंगे। यही सलाह हम सभी को दे रहे हैं। तो सब्सक्राइब करिए लॉन्ग टर्म के लिए। एक पॉइंट मुझे अच्छा लगता है कि जहां सरकार का फोकस होता है, तो बिल्कुल हमने लास्ट एक दो सालों में देखा पीएसयू बैंक्स में एक तेजी आई, पीओएसयू काउंटर्स में एक तेजी आई। तो सरकार का जहां पे भी फोकस रहता है वो क्षेत्र बढ़िया ही करते हुए नजर आते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए। इस आईपीओ में हमारी तरफ से यही सलाह है। चलिए, तो पूरी तरीके से मोहर जो है वो सब्सक्राइब की है। अगर आपका नज़रिया लिस्टिंग गेन लेकर के निकलने का है तो भी पैसे लगाइए। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और इस क्षेत्र पे आपको भरोसा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पर भी पैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से पूरी तरीके से ओके मिला है आस्था जैन जी की तरफ से वारी एनर्जीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले आईपीओ का रुख करते हैं, जो कि इस समय खुला हुआ है, उसका भी दूसरा दिन है। वो है दीपक बिल्डर्स को लेकर के जरा क्या कुछ राय निकल के आ रही है। शौर्य, पहले तो फंडामेंटल बताइए। जी, दीपक बिल्डर्स के अगर सब्सक्रिप्शन पर नजर डालें सबसे पहले तो 8 गुना से सब्सक्राइब हो चुका है, 8.75 टाइम्स यानी लगभग 9 गुना के आसपास कंपनी सब्सक्राइब हो गया है। ग्रे मार्केट में भी कंपनी को 30% के आसपास कंपनी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी अगर फंडामेंटल पर नजर डालें तो जो कंपनी ने पैसा उठाया है वो कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बाकी कार में यूज़ करने वाले कंपनी ने टोटल 260 करोड़ रुपए उठाया है, जिसमें से 217 करोड़ फ्रेश इशू यानी मोस्टली वो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ करने वाले हैं। और कंपनी अगर कारोबार की बात करें तो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और काफ़ी तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काम करती है। चलिए, तो दीपक बिल्डर एक और आईपीओ खुला हुआ है इस समय, और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े यहाँ पर भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। शौर्य जी, यहाँ पर भी काफ़ी सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं, अब तो लगभग 9 गुना के आसपास सब्सक्राइब होने वाला है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ठीक है, 61 रुपये के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर मिल रहा है। कल ये आईपीओ बंद होगा तो पैसे लगाने हैं कि नहीं वो जरा समझ लेते हैं पहले फटाफट। जरा इस पर जरा लेकर के आइए ब्रोकर्स की राय जरा फटाफट, कि ब्रोकर्स आखिर में क्या कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलिए ठीक है, ब्रोकर्स की राय यहाँ पर बाद में आपको दिखाएंगे, लेकिन आस्था जी के पास चलते हैं। आस्था जी, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी दीपक बिल्डर्स को लेकर के? यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो कम से कम उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं। उत्साहजनक के पीछे का कारण बताती हूँ, बिल्कुल जी छोटे साइज का इश्यू है। अगर मैं सिर्फ रिटेल कैटेगरी की बात करूँ तो 44 से 45 लाख माफ कीजिए 44 से 45 लाख शेयर्स ही रिटेल के लिए रिजर्व्ड हैं इस आईपीओ में। और वहीं वारी एनर्जीज की बात करें तो वहाँ 1 करोड़ के ऊपर शेयर, ये सिर्फ मैं रिटेल कोटा की बात कर रही हूँ, रिटेल कैटेगरी की। तो इश्यू का साइज दीपक बिल्डर्स का छोटा है। जैसा कि शौर्य ने भी बताया कि ये इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती है।
इसके फाइनेंशियल्स ठीक लगे मुझे और इसमें जो ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक ग्रोथ है। देखिए क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर एरिया में है, तो जब आप छोटी कंपनी रहते हैं तो आप ग्रोथ अच्छी दिखाते हैं क्योंकि बेस कम होता है। लेकिन जब आप पेयर्स के साथ उतरते हैं compete करने लॉन्ग टर्म में, तो फिर थोड़ा सा वहां पे ग्रोथ के फिगर्स डाइल्यूट होते हैं। बट स्टिल मेरे को लगता है 17 के प्राइस को अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं और छोटी क्योंकि साइज का आईपीओ है तो इसमें लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। तो अगर लगाना हो तो इसमें भी लगाया जा सकता है। सब्सक्राइब की रेटिंग हम इस कैटेगरी के आईपीओ को भी दे रहे हैं, लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। लेकिन इसमें सवाल यही है कि अलॉटमेंट कैसे मिलेंगे क्योंकि साइज काफी छोटा है, सिर्फ 45 लाख शेयर्स रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में है। ठीक मैम, चलिए तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई दीपक बिल्डर्स को लेकर के। इस बीच एक सवाल ले लेते हैं, फिर इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे। हमारे एक दर्शक हैं जो कि कह रहे हैं बंसल वायर्स को लेकर के मैम, कि विजय कोहली जी हैं, कह रहे हैं कि मेरे को बंसल वायर्स का आईपीओ लगा था, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था, अभी मुझे सजेशन दे दीजिए कि मैं बना रहूं या फिर निकल जाऊं। तो बंसल वायर्स पे मैम टाइम हो गया आईपीओ आए, लेकिन अभी भी ये बने हुए हैं बंसल वायर्स को लेकर के, क्या अभी होल्ड करना चाहिए? देखिए बंसल वायर्स की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट काफी स्ट्रॉन्ग था ये कंपनी का, और इनफैक्ट इसने तो काफी बढ़िया लिस्टिंग गेन भी दिए थे बंसल वायर्स की, जहां तक मुझे ध्यान आता है। तो इस आईपीओ में 416 के आसपास चल रहा है और देखिए हाई 467 का है। तो अब आप खुद देखिए विपुल जी, ये वाले आईपीओ में भी हमारी रिकमेंडेशन सब्सक्राइब लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म के लिए थी, बहुत बड़ा टूटा नहीं अपने हाई से, 467 का है और इस मार्केट में भी 416। तो यहाँ से कितना आप मानेंगे, कोई 10% की ही गिरावट आई है। सर आप इसमें बने रहिए क्योंकि ये जो क्षेत्र की कंपनी है और स्पेशली बंसल वायर का नाम भी अच्छा है और इनका एस्टेब्लिशमेंट काफी बड़ा है, तो मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे देंगे। अगर लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, मार्केट की गिरावट से घबराते नहीं है, तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। ठीक है मैम, होल्ड करने की सलाह यहाँ आपको मिल रही है। और इसी के साथ वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट को समाप्त करने का हो गया है वक्त। वाह क्या आईपीओ है।